नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 3 पाठ लखनवी अंदाज इसका अध्ययन करेंगे बच्चों, जिसके लेखक है यशपाल जी। तो सर्वप्रथम हम विषय के परिचय के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए बच्चों, विषय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लखनऊ शहर का जिक्र आते ही अदब और तहजीब की बात सबसे पहले होती है। बच्चों, आपको मालूम है लखनऊ शहर जो कि नवाबों का शहर है, और जब उसकी बात आ जाती है तो सबसे पहले हमको अदब और तहजीब की बात मालूम पड़ती है। इस शहर की नजाकत और नफासत के किस्से दूर दूर तक मशहूर है। नवाबी चली गई, किंतु झूठी शान और शौकत का झूठा दम आज भी बाकी है। माने बेटा, शान शौकत अभी भी बाकी है। पतनशील सामंतीवर, पतन माने नीचे गिरता हुआ, आज भी छदम आचरण से झूठे मान के वृक्ष को पोषित कर रहा है। झूठे आचरण माने झूठा दिखावा। ये आप देखते हैं बेटा, चारों तरफ आपको झूठ ज्यादा दिखाई देता है। यशपाल रचित लखनवी अंदाज इसी सामंती मानसिकता पर तीक्ष्ण व्यंग है, जो वास्तविकता से दूर एक बनावटी जीवन शैली के आदी है। इसके साथ ही साथ यह रचना नवीन रचनाकारों की इस भ्रांत धारणा पर भी व्यंग करती है, जो यह मानते हैं कि कहानी बिना तथ्य और तथ्य के भी लिखी जा सकती है। तो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं व्यंग लखनवी अंदाज, जिसके रचयिता है, लेखक है यशपाल जी। इस पाठ का बेटा सार इस प्रकार है। लखनवी अंदाज झूठी शान शौकत दिखाने वाले लोगों पर कटाक्ष है। बेटा, इस पाठ में झूठी शान शौकत के बारे में आपको दर्शाया गया है। लेखक क्या कहता है? लेखक को पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। माने लेखक को ज्यादा दूर जाना नहीं था, उसको थोड़े ही पास रेल से यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकेंड क्लास के टिकट में अधिक पैसे लगते हैं, फिर भी उसने नई कहानी के बारे में सोचने का और बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया। माने लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट लिया। सेकेंड क्लास का टिकट इसलिए लिया उन्होंने कि जिसमें मैं आराम से बैठकर कहानी लिख सकूं। जब वह डिब्बे में चढ़े, माने लेखक कहता है, जैसे ही मैंने सेकेंड क्लास के डिब्बे में प्रवेश किया, डिब्बे में मुझे एक सफेद पोश लखनवी नवाब को बैठे पाया। मैंने नवाबी लोग उनको उस एक व्यक्ति व रेल के डिब्बे में दिखा। वे आराम से सीट पर पालथी मारकर बैठे थे। लेखक कहता है, जो नवाब थे वो सीट पर आराम से पालथी मारकर बैठे थे, और उनके सामने 2 ताजा चिकने खीरे रखे थे। लेखक के आने से वह थोड़ा असहज हो उठे। लेखक कहता है, जैसे ही मैंने डिब्बे में प्रवेश किया तो मेरे प्रवेश होने से ही नवाब साहब की एकांत में क्या हो गई बेटा, बाधा बढ़ गई। अब आगे क्या कहते हैं लेखक? उन्होंने लेखक से बातें करने का उत्साह नहीं दिखाया। लेखक कहता है, मैंने थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने की मेरे साथ कोशिश बिल्कुल नहीं की, और अतः लेखक ने भी उनसे अपनी आंखें चुरा ली। अब लेखक क्या कहता है? लेखक सोचने लगे, माने लेखक मन ही मन कल्पना करने लगे कि शायद नवाब साहब ने सोचा होगा कि वह अकेले हैं। मैंने नवाब साहब ने ये सोचा कि अब मैं रेल के डिब्बे में अकेला हूँ और कोई आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही लेखक का प्रवेश हुआ उस डिब्बे में, वो थोड़ा सा माने उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई। किसको हुई? नवाब साहब को। पहचान वाला कोई नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बचत के उद्देश्य से सेकेंड क्लास में सफर करना गवारा किया होगा। मैंने नवाब साहब ने ये सोचा कि सेकेंड क्लास के डिब्बे में कोई नहीं आएगा, इसलिए वो सोचे कि मैं अकेला हूँगा, तो मैं अकेला बैठ के आराम से खीरे खाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकर सेकेंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए और रास्ते में समय काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, परंतु लेखक के वहां आ जाने से उनके सफेद पोश होने के दम्भ को धक्का लगा। माने उनके एकांत में क्या हो गई बच्चों? बाधा पड़ गई। इसलिए वह लेखक के आने से असहज हो गए। माने थोड़ा उनको बेचैनी हो गई। क्यों बेचैनी हो गई? लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया
नवाब साहब के साथ बैठ गए। अचानक उन्होंने लेखक को संबोधित करते हुए पूछा। अब नवाब साहब ने लेखक से पूछा, क्या पूछा? जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। माने जो नवाब साहब के पास खीरे रखे थे वो उन्होंने नवाब साहब ने लेखक के सामने पेश किए। फरमाइए माने आप खाएंगे? लेखक ने भी सभ्यता दिखाते हुए, माने लेखक ने भी बड़े साधारण में क्या कहा? शुक्रिया अदा करते हुए खीरे खाने से मना कर दिया। माने जैसे ही नवाब साहब ने खीरे उनके सामने पेश किए तो लेखक ने क्या कहा? शुक्रिया, और गर्दन से मना कर दिया, गर्दन हिलाकर मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा दिया। अब नवाब साहब ने थोड़ी सी अपनी नवाबी लेखक के सामने पेश की। कैसे क्या किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने जो तौलिया रखा था उनके पास उसको उन्होंने अपने पास, अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा दिया और उन पर खीरे सजा दिए। माने लेखक कहता है कि नवाब साहब ने तौलिया बहुत अच्छी तरह से झाड़ा और जो उनकी सीट थी उस पर बिछा दिया और उस पर खीरे रख दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा निकालकर पहले दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। उन्होंने चाकू निकाला, खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाड़ निकाला। बेटा आपको तो मालूम होगा जब भी हम खीरा खाते हैं तो सबसे पहले उसको धोते हैं, धोने के बाद उसके ऊपर के जो गुंडी रहती है उसको काटते हैं, उसको बोलते हैं, उसमें से जो झाग निकलता है। माने ये सब तरीका नवाब साहब ने लेखक के सामने किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खीरों की फाके की और तौलियों पर सजाए। उसके पश्चात उन्होंने खीरों पर नमक, जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। साफ पता चल रहा था कि वे मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। माने नवाब साहब की इस हरकत से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह खीरे का स्वाद चख रहे हैं। माने उनके हाव भाव इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे लेखक को कि शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बिना खाए ही खीरे का क्या कर रहे हैं? स्वाद ले रहे हैं। उन्होंने लेखक से फिर पूछा, नवाब साहब ने फिर लेखक से पूछा, वल्लाह शौक कीजिए। माने फिर से उनके सामने खीरे प्रस्तुत किए कि फिर से आप लीजिए। लखनऊ का बालम खीरा है बच्चों, आपको मालूम होगा लखनऊ का जो खीरा होता है जिसको बालम खीरा कहते हैं बहुत प्रसिद्ध है। तो वो बताने लगे कि ऐसा वैसा कोई खीरा नहीं है, बालम खीरा है। परंतु लेखक पहले ही इनकार कर चुके थे। लेकिन लेखक मन ही मन सोचने लगे, मैं तो मना कर चुका हूँ, अब मैं फिर से हाँ बोलूंगा तो ये गलत बात हो जाएगी। तो फिर से लेखक ने क्या कर दिया? मना कर दिया और उन्होंने सम्मान पूर्वक उनको खीरे लेने से मना कर दिया। आगे क्या होता है बच्चों? नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फाकों को देखा। अब देखिए नवाब साहब ने अपनी नवाबी दिखाते हुए उन खीरों को बड़ी आंखें करके उन खीरों को देखा। उन्होंने खिड़की की ओर देखकर दीर्घ निश्वास ली। दीर्घ निश्वास माने बहुत लंबी सांस ली। किसको देखकर? खीरे को देखकर। अब लेखक भी उनके वो हाव भाव देख रहा था। खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए। अब देखिए वो उनका सब नवाबी ढंग चल रहा था। पहले आंखें फाड़कर खीरों को देखना, फिर खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक लाना, उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा और एक फाक उठाकर जो उन्होंने ली थी उसको क्या किया? नाक के पास ले गए और सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुड़ गई और उन्होंने इस प्रकार लेखक के सामने अपने को प्रस्तुत किया कि वाह क्या लाजवाब खीरा है। उनके मुंह में पानी भराया और ऐसा लेखक को दिखाया कि अब ये सिर्फ मैंने सूंघा है, लेकिन सूंघने से ही मेरे मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। उन्होंने उस पानी को गले में उतारकर खीरे को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। देखिए उन्होंने जो फाक उठाई वो पहले सूंघी, ओठों तक लाई और ऐसा बताया कि वाह मुंह में पानी आ गया, और सूंघकर क्या किया? उस खीरे की फाक को खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब ये सब उन्होंने हरकत की किसने की? अपनी नवाबी लेखक को दिखाने के लिए। अब उन्होंने इस प्रकार एक एक खीरे की फाक उठाते गए, ओठों तक लाते गए, सूंघते गए और खिड़की के बाहर फेंकते गए। इस प्रकार क्रमशः सारी फाकों को बाहर फेंककर
उन्होंने तौलिए से हाथ और ओठ पोंछे। माने इस प्रकार नवाब साहब ने सभी खीरे की फाकों को एक एक करके उसी प्रकार करते गए और सभी खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से अपने हाथ और मुंह पोंछ लिए। फिर सगर्व लेखक की ओर ऐसे देखा मानो कह रहे हैं। फिर बड़े गर्व से अकड़ से लेखक के सामने देखा और क्या कहने लगे। माने लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा कि अपनी खानदानी रईसी दिखा रहे हमारे सामने। यह है खानदानी रईसों का तरीका। माने उन्होंने इस प्रकार हाव भाव प्रकट किए जैसे कोई नवाब और रईसजादे लोग काम करते हैं ना, वैसा उन्होंने पूरा जो नाटक है लेखक के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रक्रिया से थक कर लेट गए। अब उन्होंने ये सब प्रक्रिया की तो थोड़ा सा वो बेटा थक गए। थकने के बाद उन्होंने लेट गए, आराम करवाया। लेखक ने उनके सम्मुख सम्मान से सिर झुका दिया। देखिए लेखक तो बहुत अदब वाले थे। उन्होंने उनकी ये सब हरकतें देखी और जैसे ही उन्होंने ये सब हाव भाव उनके सामने प्रस्तुत किए तो लेखक ने भी सम्मान पूर्वक अपना सर उनके सामने झुका दिया। अब लेखक क्या कहता है आगे। लेखक सोचने लगा कि क्या केवल स्वाद की कल्पना सुगंध से संतुष्ट हुआ जा सकता है। लेखक मन ही मन ये सोचने लगा बच्चों कि क्या सिर्फ सूंघने और देखने मात्र से हम खीरे की कल्पना कर सकते हैं। माने लेखक ये मन ही मन विचार करने लगा। इतने में नवाब साहब ने डकार दी। बच्चों मालूम है जैसे ही ये सब हरकत कर रहे थे तो नवाब साहब ने क्या किया, बहुत लंबी डकार समझते हो कि जैसे मैंने खीरे खा ली और मेरा पेट बहुत भर गया हो, पेट ऐसा भर गया हो क्या मुझे अफरा गए। तो इस प्रकार नवाब साहब ने लेखक साहब के सामने हरकत की और लेखक से बोले और बड़े सलीके से उन्होंने जवाब दिया लेखक को। खीरा लजीज होता है, लजीज माने बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है सकीन नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। माने उनका कहने का मतलब है रहता तो हल्का है लेकिन मैंने खाने से मेरा पेट क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा भर गया। यह सुनकर ही लेखक को लगा, माने जब ये सब लेखक ने देखा तो मन ही मन सोचने लगे ये नवाब साहब ही है। माने ये ही कौन है, नवाब साहब है, नई कहानी के लेखक। तो लेखक ने क्या बताया हमको कि लेखक तो कहानी लिखने के लिए चढ़ा था, लेकिन जब उन्होंने नवाब साहब के सब ये हाव भाव देखे तो सोचने लगे कि मुझे नई कहानी की अब जरूरत ही नहीं है, मुझे तो साक्षात एक नई कहानी मिल गई। तो अब लेखक क्या कहता है कि अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर सकता है, क्या कह रहा है लेखक हमको क्या कहना चाह रहे हैं कि स्वाद और सुगंध से ही हमारा पेट भर सकता है, तो बिना विचार और घटना के हम कहानी क्यों नहीं लिख सकते। तो लेखक ने यही प्रश्न अपने से किया कि नवाब साहब ने सिर्फ फाकों को तो सूंघा था और देखा था और ओठों तक लाया था और उन्होंने ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत किया हाव कि उनका पेट भर गया, तो क्यों नहीं बिना सोचे समझे बिना पात्र के घटना की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो बच्चों आज हमने आपको ये लखनवी अंदाज पाठ का सारांश समझाया। अब मैं आपको थोड़ा सा लेखक का परिचय देना चाहती हूँ, यशपाल जी का, तो आप ध्यान से सुनिए। यशपाल जी के बारे में हम आपको बताएंगे बच्चों। यशपाल जी का जन्म कब हुआ, उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना क्या क्या योगदान दिया। तो बच्चों आइए यशपाल जी के बारे में आपको मैं हुआ बेटा यशपाल जी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, जो हमारे लेखक थे आज के यशपाल जी। सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उसके पश्चात उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए किया। वही उनका संपर्क सुखदेव और भगत सिंह जी से हुआ। उनसे प्रभावित होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में वो भाग लेने लगे और इसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। शनै माने धीरे धीरे उनका रुझान माने उनका लगाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर होने लगा और सन 1976 में इस महान कहानीकार का निधन हो गया।
यशपाल की पहचान कहानीकार के रूप में होगी। बेटा यशपाल जी ने कई कहानियां लिखी है जिसमें इनके प्रमुख कहानी संग्रह है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्मावृत, चिंगारी, अभिशप्त, वादुरिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी आदि। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे बच्चों, जिनमें दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, अमिता, मेरी तेरी उसकी बात आदि। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, अतः उनकी रचनाओं में सामाजिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, पीठ पत्रकारिता और रूढ़ियों के विरुद्ध मुखर स्वर मिलते हैं। सजीव भाषा और स्वाभाविकता उनकी शैली की विशेषता रही। तो बच्चों ये हमारा था आज का यशपाल जी के बारे में परिचय। तो बच्चों आज हमने लखनवी अंदाज इस पाठ का अध्ययन किया। आपको मेरा पढ़ाया गया पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद बच्चों।